एशिया टाइम स्पेशल में आपका फिर एक बार खैर मकदम है। एशिया टाइम स्पेशल में हम प्रमोद पावा जी से सवाल करते हैं और वो हमारे इन सवालों का जवाब देते हैं और इन सवालों में वो सवाल भी शामिल होते हैं जो आपकी तरफ से पूछे गए हैं। आप अपने सवाल हमसे हमेशा पूछते रहिए। अगर आपके सवाल इस शो में शामिल किए गए तो आपको स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है। जी हाँ, आपको कोई स्पेशल गिफ्ट ज़रूर देंगे हम, इसका वादा करते हैं। आपसे सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश है कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रोग्राम को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, क्योंकि ये एक वो शमा है जो आपकी मेहनत से चल रही है। तो नाज़रीन, सीधे चलते हैं प्रमोद पावा जी की तरफ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक बार फिर हमें जॉइन किया। थैंक यू, जी। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा लोगों को पसंद आ रहा है और लोग आपसे सवालात करना चाह रहे हैं। तो कुछ सवालात तो ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप बहुत आसानी से जवाब दे दें, बहुत कम वर्ड्स में, लेकिन कुछ सवालात ऐसे आ जाते हैं, जिनके जवाब जो होते हैं बहुत लंबे और बहुत अहम होते हैं। उसी तरह का एक सवाल आज हमारे सामने आया है, जिसे एक हमारे यूज़र्स ने पूछा है। इनका नाम है दीपांश। जी। दीपांश जी का कहना क्या है कि क्या चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती से आर्थिक सामरिक रूप से मिलकर भारत पाकिस्तान के लिए शांति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों के लिए इसकी क्या सौगात होगी? देखिए, बड़ी खुशी की बात है। दीपांश जैसे नाम से लग रहा है कि युवा ही होंगे कोई। जी। और अगर अगर आज के जवान आदमी नए सवाल पूछने शुरू करते हैं या उनके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत खुशी की बात है। और शायद देश की तरक्की के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम लोगों की सोच, खासकर हिंदी पट्टी वालों की सोच ऐसी कर दी गई है कि हम सवाल करना भूल गए हैं। और अगर सवाल करते भी हैं तो चार तरीके के हमारे दिमाग में और हमारे चारों तरफ एक खौफ सा पैदा कर दिया गया है कि हम कोई सवाल ही नहीं कर सकते। एक ऐसा इंसिडेंट यूपी में भी हुआ है, जहां पूर्व आईएएस ऑफिसर ने सिर्फ ये पूछा था कि कितने कोविड के टेस्ट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। ये बहुत अच्छी बात की दिवांश जी ने। और इसके लिए हमें थोड़ा सा और बड़े कैनवस में सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ हिंदी पट्टी को ही ना लें, हम सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को ना लें, हम इसको एकदम इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर लेके जाते हैं तो हमारे सामने सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। इसको यहां से सोचें कि आज तक ये माना जाता था, खासकर सोवियत संघ के पतन के बाद, कि अमेरिका एकमात्र ताकत रह गई है दुनिया की, और वो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए हरदम कोशिश करता रहा। इसके लिए उसने अपनी सेना और अपनी पावर, जितनी भी मिलिट्री पावर थी, पूरी दुनिया में फैला दी और अपने डॉलर का वर्चस्व उसका कायम रहा। जबकि उसके सामने धीरे धीरे 1980 के बाद से चाइना ने खड़ा होना शुरू किया। और आज चाइना और रशिया, इन्होंने एक ब्रिक्स बनाया था। ब्रिक्स का मेन उद्देश्य यही था कि दुनिया के ऊपर से डॉलर की वर्चस्व और डॉलर की जो स्पेशल जो ताकत है उसको खत्म कर दिया जाए। अगर हम एक बार के लिए ये मान लें कि डॉलर को हम करेंसी नहीं मानते, वर्ल्ड करेंसी नहीं मानते, तो अमेरिका की कोई अपनी हैसियत ही नहीं रह जाती, क्योंकि डॉलर के सामने वो गोल्ड देने के लिए बाध्य नहीं है। डॉलर के पीछे कहीं नहीं लिखा होता आई प्रॉमिस टू पे, जैसे हमारे नोटों के लिए लिखा होता है। तो चाइना की उस ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने प्लानिंग शुरू कर दी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। और इधर चीन ने भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, वन रोड वन बेल्ट और सी पैक की। क्योंकि रशिया के पास कोई गर्म पानी का बंदरगाह नहीं है और उसको दिक्कत होती थी अपने हथियार और सामान बेचने के लिए, तो उसने भी चीन के साथ सहयोग किया और चीन के साथ मिलकर इन्होंने वाया पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह अपने कब्जे में लिया और उसको डेवलप करने के साथ साथ वहीं से एक सड़क बना दी जिसका सीधा अप्रोच यूरोप तक जाता था। दूसरा, समुद्र के रास्ते चीन ने अपने बंदरगाहों को और अपने रास्ते को सेव करने के लिए अपने टापू बनाए, जिसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट यहां से शुरू होते हैं। जहां तक हमारी और चाइना की
शांति या झगड़े की बात है, तो आपको स्पष्ट कर दें कि 1993 और 2005 में हमने और चाइना ने यह समझौता किया था कि जो हमारे विवादित नक्शे हैं या जो हमारी सीमाएं विवादित हैं, हम उसको एज इट इज वहीं रहने देते हैं, आने वाली पीढ़ी उसका फैसला कर लेगी। और उसी समझौतों के अनुसार हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां, ना चाइना की ना इंडिया की, हम लोग हथियारों के साथ पेट्रोल नहीं करते हैं। और अगर कभी आमना सामना हो जाता है तो हम हथियार आमने सामने नहीं करते हैं, बल्कि धक्का मुक्की करके एक दूसरे को हटा देते हैं या अपने अपने बैनर लगा देते हैं। लेकिन जब ये हमारी सरकार आई तो अब तो ये स्पष्ट हो चुका है, मीडिया भी कह रही है और इसमें कोई अब छुपा हुआ रहस्य नहीं रहा, कि ये सरकार आंख मीच के अमेरिका परस्त है। और इसको सबसे पहले फंसाया बराक ओबामा ने, जिसने हमारी सरकार को भावनात्मक रूप से बेवकूफ बनाया कि वो अपने जेब में हनुमान जी रखते हैं और चाय पीते हैं, ये है वो है। उस कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग चाइना के सॉरी अमेरिका के आगे भिजते चले गए। तो अमेरिका क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, डायरेक्ट कभी वार नहीं करता, कभी वार में नहीं जाता, तो अमेरिका ने सबसे पहले भारत को एक ऐसा अपना प्यादा बनाया जो जिसको चीन के साथ भिड़ा सके। इससे अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स की डबल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एक तो 2004 से लेकर 2012 तक हम लोग दुनिया की तीसरी इकोनॉमिक पावर बन गए थे। और आने वाला टाइम ऐसा लग रहा था कि चीन और भारत अगर दोनों मिल जाते हैं तो पूरी दुनिया पर ये राज करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे। उसके अलावा दूसरा खतरा भारत के साथ ये था कि दुनिया का दूसरा ये अहम मुल्क है जहां सबसे बड़ी आबादी है, मिक्स आबादी है, और हम लोग शांति से रहने वाले हैं। हमारे यहाँ दुनिया भर के धर्म हैं, दुनिया भर की संस्कृतियां हैं, दुनिया भर की तहजीबें हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे अगर वारदात को छोड़ दें तो ऐसी कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट नहीं हुई जिसको हम कह सकें कि हम लोग रेगुलर दंगा फसाद करने वाले लोग रहे। सरकार के मुखालिफ भी अगर 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन बनाया गया, मैं तो यही कहूंगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का राज था और एक वो झूठा आंदोलन था। तो उस फरेब के सामने भी किसी आदमी ने एक पत्थर नहीं मारा सड़क के ऊपर। तो ऐसे शांत और ऐसे देश को इकट्ठा रहने देना भी वेस्टर्न पावर्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। और उसका सबसे बढ़िया तरीका ये था कि दो पहलवानों को आपस में लड़ा दो, दोनों थक हार के गिर जाएंगे, उसके बाद हम लोग बांट लेंगे। हमारी ये सरकार इस उलझन में आ गई या उसके साजिश का हिस्सा बन गई और हम सीधा सीधा करके चीन के आज मुखालिफ हो गए। और हम एक तरीके से यही कह सकते हैं कि आज हम किसी दूसरे मुल्क के प्यादे बनकर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चीन के साथ सामने से झगड़ा करने की या सामने से बढ़ाने की। आज जो लद्दाख में आप देख रहे हैं या जो हिलो हवा हो रही है, इसकी आप देखें कि शुरुआत कहाँ से होती है। अगर चीन को हमारे से इतना ही खतरा था या हमारे इन इलाकों पर उसका अपना दावा था, तो ये दावा आज से 1 साल पहले क्यों नहीं था? 1 साल पहले तक तो ऐसी कोई आवाज नहीं उठी थी। लेकिन जैसे ही हमने 370 खत्म कर दी, उनको एक लीगल सहारा मिल गया, एक उनको बहाना मिल गया लीगल इस चीज का कि वो अपने दावे को हमारे ऊपर काबिज कर सके। अगर आप इतिहास को देखें तो लेह लद्दाख कभी तो तिब्बत का हिस्सा था और तिब्बत कभी चीन का हिस्सा था। 1710 से तिब्बत चीन का हिस्सा रहा है। 1900 की शुरुआत में तिब्बत को उन्होंने सेमी स्वायत्तता दे दी थी कि चलो यार तुम रहने दो, क्योंकि चीन माशी तौर पर भी इतना मजबूत नहीं था कि वो सारे में उसको गवर्न कर सकता। महाराजा रंजीत सिंह ने 1790 और 1800 के आसपास लेह लद्दाख को चीन से जीतकर भारत में मिलाया था। और कश्मीर जो आज हमारा है, जो हमारे अखंड भारत का हिस्सा है, ये कश्मीर भी कभी अफगानिस्तान की दुर्रानी सल्तनत का हिस्सा होता था। इसको भी महाराजा रंजीत सिंह ने मिलाकर भारत का हिस्सा बनाया था। और आज उसी की नतीजा है कि हम उसको लेते गए। जहां तक अगर सीमाओं का विवाद हम लेकर चलते हैं
तो हमारे पूरे साउथ एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका सीमा विवाद ना रहा हो या ना हुआ हो, क्योंकि हम कभी अलग अलग मुल्क थे ही नहीं, या एक मुल्क भी नहीं थे। ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें हैं, लेकिन हकीकत भी यही है। अगर लाहौर से पंजाब की सल्तनत थी जो अंबाला तक चलती थी या दिल्ली के आसपास तक आती थी, उसके बाद राजपूताना शुरू हो जाता था। ये सब मैं बात कर रहा हूं मुगलिया सल्तनत खत्म होने के बाद। फिर अंग्रेजों ने इसको पूरे को मिलाकर एक इंडिया बनाया औरंगजेब के बाद। इससे पहले औरंगजेब ही एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को सल्तनत हिंद बनाया था, और आज तक उतना बड़ा हिस्सा किसी का नहीं है। उस दौरान चूंकि ब्रिटिश हुकूमत पावरफुल थी, उसने मैकमोहन लाइन बना दी, डूरेंट बना दी, जिसका जहां दबाव पड़ा वहां उसने लाइन खींचकर अपने सहूलियत के हिसाब से सरहदें बना दी। आज पुराने नक्शे निकालने लगे तो ये कभी विवाद खत्म हो ही नहीं सकते। एक पंजाबी की कहावत है कि लस्सी और लड़ाई जितनी चाहे बढ़ा लो। आप लस्सी में पानी डालते जाओ, वो उतनी उतनी बढ़ती चली जाएगी। यही बात लड़ाई की है। आप उसे जहां तक बढ़ाना चाहो वहां तक बढ़ जाएगी, और खत्म करना चाहो तो एक नुक्ते में खत्म होती है। अपना वर्ड चेंज कर लो तो वर्ल्ड चेंज नजर आने लगता है। अपने अल्फाज बदल दो तो दुनिया बदली हुई नजर आने लगती है। तो इस हिसाब से या इस सोच के हिसाब से मेरा तो यही मानना है कि हमारी आज की जो हुकूमत है, चूंकि ये अमेरिका के रहमो करम पे और अमेरिका के कहने पर चल रही है, तो इसकी मजबूरी है कि अपने हुक्मरानों का और अपने मेंटर का हुक्म माने। और उसका हुक्म यही है कि आज नहीं तो कल आपको चीन से भिड़ना है। ये चीन से भिड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद चीन और भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, या तीसरी शक्तियां आकर यहाँ अपने अड्डे जमा लेंगी। ये गलतियां हम लगातार करते आ रहे हैं। अब चूंकि जनता को मालूम नहीं होता, तो कम से कम पब्लिक से हम उम्मीद करते हैं कि वो सवाल जरूर करें। जी, पब्लिक से हम ये कहेंगे कि सवाल जरूर करें। सवाल आप हमसे भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने ये दीपांश जी का सवाल यहाँ आपके सामने पेश किया है। इसी तरह और लोगों से भी चाहेंगे, जो सवाल पूछना चाहे हमसे सवाल जरूर पूछें। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका सवाल इस शो में शामिल होता है तो हो सकता है आपको एशिया टाइम्स की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाए। तो सर, जैसे अभी आपने ये बताया कि नक्शों वाली बात इसमें आप एक लेकर आए, अभी कल या परसों नेपाल ने अपनी पार्लियामेंट में नक्शा पास कराया है। उससे पहले चाइना भी कुछ नक्शे पेश कर चुका है। क्या अब हम आने वाले टाइम में उम्मीद करें अफगानिस्तान या पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह के नक्शे बनाने की कोशिश करेंगे? नाजरीन, यहाँ हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ कुछ टाइम की लिमिटेशंस हैं। इस प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। अगले एपिसोड में आपके बाकी के सवालात यहाँ प्रमोद पावा जी के सुन सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।